हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे एयर मास के बारे में। एयर मास यानी कि वायु राशि, और वायु राशि क्या होता है, इसका फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ कहाँ पे वायु राशि पाया जाता है, कौन कौन से आइडियल कंडीशन है कि एयर मास डेवलप हो, और फिर वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ पे एयर मास दिखता है हम लोग को, और कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सब को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर मास की संकल्पना यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप हुआ था, जिसको नॉर्वे के दो प्रमुख विज्ञानियों वी बर्कनीज और उनके पुत्र जे बर्कनीज ने बताया था। इन्होंने वायु राशि को एक विस्तृत वायुपुंज कहा था, जिसमें समरूपता पाई जाती है, चाहे वो तापमान हो या आर्द्रता हो, उसमें समरूपता पाई जाती है। और वी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने ये भी कहा कि वायु राशि से हम लोग मौसम का पूर्वानुमान कर सकते हैं, यानी मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा होगा, क्योंकि इनके अनुसार वायु राशि जो है वो किसी क्षेत्र का मौसम को प्रभावित करता है, उसको आर्द्र बना देता है या शुष्क बना देता है। ठीक है, अब दो जोग्राफर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है जो सिंपल है और आसान होगा याद करने के लिए। तो जैसे पहले जोग्राफर हैं एएन स्टारलर। एएन स्टारलर ने 1978 में एयर मास का डेफिनेशन देते हुए कहा था कि उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं जो विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान और आर्द्रता में समरूप होती है या फिर लगभग समरूपता पाई जाती है। यानी एएन स्टारलर कहते हैं कि वायु राशि वो है जो एक विस्तृत क्षेत्र में हो और ऊंचाई के साथ साथ उसमें तापमान और आर्द्रता में समानता हो या समरूपता हो। ये एएन स्टारलर का डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप लोग सेम टू सेम भी याद कर सकते हैं कि उस विस्तृत वायुपुंज को वायु राशि कहते हैं जिसमें विस्तृत क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान एवं आर्द्रता में लगभग समरूपता होती है। इसके बाद आते हैं ओलिवर और हिडोरे का डेफिनेशन, जो लेटेस्ट डेफिनेशन है 2003 का। 2003 में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। इन्होंने कहा था कि एयर मास या वायु राशि जो है वो एक विस्तृत, क्षैतिज एवं समांग पुंज होती है। विस्तृत मतलब काफ़ी बड़े एरिया में, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, और समांग पुंज मतलब एक मास के जैसा होता है, यानी एक कलेक्टिव मास के जैसा, जिसका क्षैतिज स्तर पे हज़ारों वर्ग किलोमीटर और लंबवत स्तर पे हज़ारों वर्ग मीटर तक विस्तार होता है तथा इसमें तापमान एवं आर्द्रता में समरूपता पाई जाती है। मतलब क्षैतिज स्तर पे हज़ारों किलोमीटर तक और लंबवत स्तर पे हज़ारों मीटर तक जब किसी एयर पार्सल में हम लोग को समानता दिखेगी, चाहे वो तापमान का हो या आर्द्रता का हो, उसको एलोरी और हिडोरे ने एयर मास कहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। अब इसका क्या क्या विशेषता है उसको समझते हैं। तो वायु राशि की विशेषता के बारे में बात करें तो वायु राशि जो है वो वायुमंडल का एक विस्तृत एवं घना भाग होता है, वायुमंडल में होता है, और जब ये डेवलप होता है, इसके उत्पन्न होने के बाद ये स्थिर नहीं रह पाता है और आगे बढ़ते रहता है, अपने जगह पे टिकता नहीं है। उसके बाद ये मौसम को प्रभावित कर सकता है, मौसम को आर्द्र या शुष्क बना सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब ये कहाँ पे उत्पन्न होगा और इसकी उत्पत्ति के लिए क्या क्या दशाएं आवश्यक हैं उसको समझते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होंगे तब जाके एयर मास का डेवलपमेंट होगा, उसको समझते हैं। तो एयर मास के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला तो है कि वहाँ एक विस्तृत वायुपुंज होनी चाहिए, विस्तृत और समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि काफ़ी लार्ज एरिया में एक जैसे गुण वाले, चाहे वो स्थल हो या जल हो, यानी बड़ा सा लैंड मास हो या बड़ा सा वाटर बॉडी हो, वैसे एरिया में एयर मास बनेगा। दूसरा है वायु का अभिसरण नहीं होना चाहिए। अभिसरण मतलब होता है वायु एक जगह आके मिल के ऊपर ना जा रहा हो, और
यदि वायु क्षैतिज गति में हो, यानी वायु अगर इस दिशा में है, ऐसे ऐसे बह रहा है वायु, तब उसमें डाइवर्जेंस हो, मतलब वायु डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाए, तब जाके इस तरह का होगा, तब जाके वायु राशि बनेगा। इसके बाद है वायुमंडलीय संबंधी दशाएं लंबी अवधि तक स्थिर होनी चाहिए, स्टेबल होगा तभी जाके एयर मास बनेगा। और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक लंबे एरिया तक वहाँ पे सेम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा, और लंबे टाइम तक, ये उसका मेन पॉइंट है कि लंबी अवधि तक उसको स्थिर होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग इसका उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। तो इसका उत्पत्ति क्षेत्र को अगर बांटें तो सतह के हिसाब से अगर हम बांट दें, तब ये दो सतह हो सकता है। एक हो सकता है महाद्वीप का क्षेत्र हो तो महाद्वीपीय स्रोत क्षेत्र, और एक हो सकता है महासागरीय क्षेत्र हो, मतलब समुद्र वाला क्षेत्र, तो महासागरीय स्रोत क्षेत्र। ये हो गया सतह के हिसाब से। अब अगर अक्षांश के हिसाब से बांटें तो एक हो सकता है भूमध्य रेखा के पास का भूमध्य रेखीय प्रदेश, एक हो सकता है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, और एक हो सकता है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र जिसमें आर्कटिक भी आ जाएगा, अंटार्कटिक भी आ जाएगा। ठीक है, तो अक्षांशों के आधार पे भी इसको बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से वो 6 आदर्श क्षेत्र हैं जहाँ पे इसका उत्पत्ति पाया जाता है, तो वो आदर्श क्षेत्र हैं 6। कैसे, कहाँ कहाँ पे है, तो पहला है ध्रुवीय सागरीय भाग, मतलब पोलर रीजन में जो हम लोग को वाटर बॉडी मिलेगा, उस रीजन में पहला है। दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्र लेकिन महाद्वीपीय वाला, यानी आर्कटिक वाला क्षेत्र, और ऊपर का जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसको मैप में समझेंगे अभी, तो ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, यानी ट्रॉपिकल रीजन में जो वाटर बॉडी वाला रीजन है। चौथा हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र, यानी ट्रॉपिकल रीजन का लैंड वाला पार्ट। भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी कि मेडिटेरेनियन रीजन, और मॉनसूनी क्षेत्र। ये 6 जगहों पे वायु राशि आदर्श रूप में बनती है। कहाँ कहाँ पे है ये 6 जगह, ये तो मैप में दिया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें कलर पता नहीं चल रहा है उतना, इसे बताते हैं। जैसे है ध्रुव सागरीय क्षेत्र, तो ध्रुवों के तरफ जो सागरीय क्षेत्र होगा, इस तरफ जहाँ जहाँ पे सागर है, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को। इसके बाद दूसरा है ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्र, तो जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इस तरफ वाला रीजन में जहाँ पे लैंड पार्ट है वहाँ पे मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र में ये जो इधर ट्रॉपिक्स वाले रीजन में जो सागर वाला पार्ट है वहाँ पे। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र में ये अफ्रीका, अरब, ये सब तरफ वाले पार्ट में। भूमध्य सागर के पार्ट में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाएगा, वायु राशि का निर्माण होगा। और एक ही है मॉनसूनी क्षेत्र में, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे आदर्श रूप से वायु राशि का निर्माण होगा। अब जीटी टिवार्था और बर्गेरॉन ने वायु राशि को 2 प्रमुख भागों में बांटा, और इसके हिसाब से उन्होंने बांटा, पहला भौगोलिक वर्गीकरण और दूसरा बांट दिया ऊष्मागतिक वर्गीकरण। भौगोलिक यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ऊष्मागतिक का मतलब हो गया थर्मोडायनेमिक्स, यानी टेम्परेचर के हिसाब से। तो भौगोलिक रूप से अगर बांटे तो एक हो जाएगा ट्रॉपिकल वायु राशि और पोलर वायु राशि। ट्रॉपिकल में भी हो जाएगा कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल या मैरीटाइम ट्रॉपिकल। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब हो गया महाद्वीपीय और उष्ण क्षेत्र, और मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब हो गया महासागरीय और उष्ण क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही पोलर का भी हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल पोलर का मतलब हो जाएगा महाद्वीपीय और ध्रुवीय क्षेत्र, और मैरीटाइम पोलर का हो जाएगा ध्रुवीय समुद्री क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बांटा। और ऊष्मागतिक का मतलब हो गया थर्मोडायनेमिक्स, यानी टेम्परेचर के हिसाब से। तो टेम्परेचर के हिसाब से 2 हो सकता है, या तो ठंडी वायु राशि होगा या गर्म वायु राशि होगा। गर्म वायु राशि या तो स्थिर होगा या अस्थिर होगा, ठंडी भी या तो स्थिर होगा या अस्थिर होगा।
ठीक है, इस हिसाब से उन्होंने बांटा था। ये देखिए यहाँ पे पूरा डिवीज़न किया हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंटल आर्कटिक हो जाएगा, मैरीटाइम पोलर वाला रीजन हो जाएगा। यहाँ पे पूरा इक्वेटोरियल है तो ई से लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रॉपिकल टी से लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो जाएगा, मैरीटाइम पोलर हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल हो जाएगा, मतलब जहाँ पे लैंड पार्ट है और पोल्स के तरफ है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर, और पोल्स के पास जो वाटर बॉडी है और ठंडा भी है तो मैरीटाइम पोलर। इस तरह से हो जाएगा ये सब। तो इस मैप को भी आप लोग अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। अब ये तो दोनों ने अलग अलग बांट दिया था। अब अगर दोनों का संयुक्त वर्गीकरण करें, यानी भौगोलिक और ऊष्मागतिक दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, तब ये 16 डिवीज़न में हम लोग इसको बांट सकते हैं, 16 डिवीज़न में। तो जिसमें सी का मतलब हो जाएगा कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय, एम का मतलब हो जाएगा मैरीटाइम यानी कि महासागरीय, पी का मतलब पोलर और ट्रॉपिकल यानी ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा वार्म, के का मतलब कोल्ड, एस का स्टेबल और अनस्टेबल मतलब स्थिर और अनस्थिर। ये कुछ कीवर्ड्स है जिसको हम लोग यूज़ करके 16 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये 16 डिवीज़न करें तो इसमें सबसे पहले कॉन्टिनेंट आएगा, फिर आएगा कि वो पोलर रीजन में है कि ट्रॉपिकल रीजन में, उसके बाद आएगा कि वार्म है कि कोल्ड है, और फिर आएगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ना कि इस तरह से हम लोग डिवाइड करें इसका कि पहले पोलर लिख दिए, फिर कॉन्टिनेंटल, फिर वार्म, फिर स्टेबल अनस्टेबल, इस तरह का नहीं। पहले कॉन्टिनेंटल है या फिर मैरीटाइम है, पहले ये आएगा, फिर आएगा कि वो ट्रॉपिकल रीजन में है कि पोलर रीजन में है, उसके बाद आएगा कि वो वार्म है या कोल्ड है। तो इस तरह से हम लोग बांटेंगे तो ये सही तरीका है एयर मास को डिवाइड करने का। तो अब 16 डिवीज़न को याद कैसे करें, ये वाला 16 डिवीज़न को तो याद करने का इसका ट्रिक है, पहले जैसे एक बॉक्स को हम लोग को लिखना है, एक बॉक्स को लिखना है तो स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जैसे कॉन्टिनेंटल से स्टार्ट किए, कॉन्टिनेंटल, अब ट्रॉपिकल, अब वार्म और स्टेबल। अब सेम चीज़ हम लोग करेंगे, स्टेबल के जगह अनस्टेबल कर देंगे, तो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। अब दोनों का एक एक हो गया। अब उसके बाद वार्म के जगह कोल्ड कर देंगे और फिर सेम लिख देंगे, तो ये दोनों का कंप्लीट हो गया। अब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कंप्लीट। अब कॉन्टिनेंटल पोलर पे आ जाते हैं। कॉन्टिनेंटल पोलर में हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल पोलर में भी सेम करेंगे हम लोग, पहले कॉन्टिनेंटल पोलर, वार्म स्टेबल, फिर अनस्टेबल, उसके बाद वार्म के जगह आप कोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से 4 पार्ट में इधर बट जाएगा। कॉन्टिनेंटल का इस तरह से 8 भाग हो जाएगा। फिर मैरीटाइम पे जाएंगे हम लोग, और मैरीटाइम पे भी सेम करेंगे, मैरीटाइम, ट्रॉपिकल, वार्म, स्टेबल, उसके बाद अनस्टेबल, उसके बाद वार्म को कर देंगे कोल्ड, और कोल्ड में भी स्टेबल अनस्टेबल कर देंगे। तो इस तरह से 16 डिवीज़न हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एयर मास क्या होता है, उसका फ़ीचर क्या क्या है, वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ पे वो फैला हुआ है। थैंक यू।